रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न में कौन सी इम्पोर्टेंट 10 अमेंडमेंट हुई हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 21-22 से ITR 1 सहज वो व्यक्ति फाइल नहीं कर सकते जिनका कि TDS सेक्शन 194N के अंतर्गत कटा है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194N के अंतर्गत TDS डिडक्ट किया जाता है बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। यदि व्यक्ति के द्वारा कैश विड्रॉ किया जाता है, इस केस में यदि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो 20 लाख से ज़्यादा का यदि वो कैश विड्रॉ करता है तो उसका TDS काटा जाता है। और यदि वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो 1 करोड़ से ऊपर यदि वो कैश विड्रॉ करता है तो उसका TDS काटा जाता है। तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका ये TDS कटा है वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर का सेक्शन 194N के अंतर्गत TDS कटा है कैश विड्रॉल पे बैंक से, तो उस केस में वो ITR 2, ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल कर सकता है। यदि किसी टैक्स पेयर का TDS कट गया है लेकिन उसकी इनकम उस साल टैक्सेबल नहीं होती है तो वो उस TDS को आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है जिस साल उसकी इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन सेक्शन 194N के अंतर्गत यदि TDS कटा है यानी कि कैश विड्रॉल पे TDS कटा है तो आपको उसी साल इसे क्लेम करना है जिस साल ये TDS कटा है। आप इसे आने वाले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये ऑप्शन दी गई थी कि वो सेक्शन 115BAC के अंतर्गत लोअर टैक्स से इनकम टैक्स पे कर सकता है। इस केस में उसे कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलती है लेकिन टैक्स रेट कम होते हैं। या फिर फ्रेंड्स, वो पुरानी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है यानी कि वो डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है और जो ओल्ड रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो ओल्ड रेट से टैक्स पे कर सकता है या फिर न्यू रेट से असेसमेंट ईयर 21-22 से। फ्रेंड्स, अब जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत अब आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी कि क्या आप न्यू रेट से टैक्स पे कर रहे हैं यानी कि कंसेशनल रेट जो सेक्शन 115BAC में दिए गए हैं। यहाँ पे ये आपको टिक करना होगा और यदि आप यस टिक करेंगे तो उस केस में आपको फ़ोन नंबर 10IE इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फाइल करना है। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पे आपको देना होगा। फ्रेंड्स, 10IE फॉर्म सिर्फ उन टैक्स पेयर को फाइल करना है जो कि अपनी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी दिखाते हैं, क्योंकि इस केस में वो सिर्फ एक बार ही इस ऑप्शन को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा ऐसे इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड सेल किए गए हैं जो कि उसने 31 जनवरी 2018 से पहले एक्वायर किए थे, तो उस केस में उसे फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस भी कंसीडर करना होता था। अब इसे एंटर करने के लिए यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर दिए गए हैं शेड्यूल 112A के अंतर्गत भी और शेड्यूल 115AD के अंतर्गत भी। अब आप यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल प्राइस एंटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब डिविडेंड इनकम भी टैक्सेबल है फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स। इसका डिस्क्लोजर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में करना है और आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना है डिविडेंड का। फ्रेंड्स, अब रेसिपिएंट को डिविडेंड इनकम पे इनकम टैक्स देना होगा तो उसे 1 अप्रैल से 15 जून तक कितनी डिविडेंड इनकम मिली है इसका डिस्क्लोजर अलग से करना है। 16 जून से 15 सितंबर के लिए कितनी डिविडेंड इनकम मिली है, 15 दिसंबर तक कितनी मिली है, 16 दिसंबर से 15 मार्च तक कितनी मिली है और 16 मार्च से 31 मार्च तक कितनी मिली है डिविडेंड इनकम। ये डिस्क्लोजर यहाँ पे करना होगा ताकि उसकी इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी बनती है एडवांस टैक्स के केस में वो कैलकुलेट की जा सके। यदि टैक्सेबल इनकम स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। अब आपको ये डिस्क्लोजर देना होगा मार्जिनल लीव से रिलेटेड, यानी कि सरचार्ज मार्जिनल लीव से पहले कितना कंप्यूट किया गया है और आफ्टर मार्जिनल लीव कितना है, ये स्पेसिफिकली सेपरेट डिस्क्लोजर देना है।
फ्रेंड, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में चेंजेस किए गए हैं। अब यदि किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ रुपये तक है तो उसे यहाँ पे टिक करना है, और यदि वो ये कंडीशन स्पेसिफाई कर देता है तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि जो वो कैश रिसीव कर रहा है सेल, टर्नओवर, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लोन एक्स्ट्रा के लिए वो 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल अमाउंट का। इसी प्रकार जो वो पेमेंट कर रहा है एक्सपेंडिचर के लिए या फिर एसेट एक्विजिशन, रीपेमेंट ऑफ लोन, वो भी टोटल रीपेमेंट का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कोई लैंड या बिल्डिंग टैक्स पेयर के द्वारा सेल की जाती है ड्यूरिंग द ईयर, तो जो सेल कंसिडरेशन रिसीव किया जाता है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा कहा गया है कि सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में 10% का डिफरेंस हो सकता है। उस केस में आपको सेल कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोजर करना है। लेकिन यदि डिफरेंस 10% से ज़्यादा है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे करना होता है। इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड, यदि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत शेयर अलॉट किए गए हैं तो जिस साल ये शेयर अलॉट किए गए हैं उस साल टैक्सेबल नहीं होते हैं। लेकिन जिस साल ये शेयर सेल किए जाते हैं या फिर ऑप्शन जब एक्सरसाइज की गई थी उसके बाद 48 मंथ्स एक्सपायर हो जाते हैं या व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देता है, उस वक्त ये टैक्सेबल होते हैं। तो इस केस में जो डेफरमेंट की गई है ईसॉप पे इनकम टैक्स की, उस केस में टैक्स पेयर ITR 1 या फिर ITR 4 नहीं फाइल कर सकते, उन्हें ITR 2 या फिर ITR 3 फाइल करनी होगी। जब टैक्स पेयर को ईसॉप के शेयर अलॉट होते हैं उस वक्त उसे अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में ये शो करना है कि कितना टैक्स है जो वो डेफर कर रहा है और फ्यूचर में उन पे टैक्स पे करेगा। इसके लिए शेड्यूल TTI के अंतर्गत सब क्लोज 8A एंड 8B इंसर्ट किए गए हैं, जहां पे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम से रिलेटेड जो टैक्स डेफर किया गया है उसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति कंसेशनल इनकम टैक्स पे करता है सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत या फिर BAD के अंतर्गत, तो उस केस में वो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो 1 अप्रैल 2021 से ये स्कीम ऑप्ट करता है कंसेशनल इनकम टैक्स पे करने की, तो जो उसका अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन अलाउंस है वो उसे की एडजस्टमेंट कर सकता है, जैसे कि सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 3 में दिया गया है। इसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न में अमेंडमेंट की गई है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।